जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के हिंदी के सब्जेक्ट के लिए। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 25 फरवरी 2023 को 11th क्लास के जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे इनका पेपर होने वाला है, ठीक है। और 11th के जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे इनका पेपर है हिंदी का 27 फरवरी को, ठीक है। हम बात करें एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम की, तो इन दोनों ही डेट्स के एग्जाम के लिए एक जो सैंपल पेपर है बच्चों वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका था, ठीक है, 2 वीडियो में। लेकिन बहुत से बच्चों ने कमेंट्स किए थे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज किए थे कि सर जी हमारी प्रिपरेशन को थोड़ा और अच्छा बनाते हुए आप एक सैंपल पेपर और करवा दीजिए। तो इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट सॉल्व करने वाले, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर आपको लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपकी हिंदी की जो पेपर की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सकेगी। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके हिंदी के फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो आइए शुरुआत करेंगे। अभी तक जिन बच्चों को अपना पेपर का पैटर्न नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका पेपर 3 घंटे का आएगा। टोटल पेपर की वेटेज होगी 80 नंबर की, ठीक है। पेपर टोटली आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। एक होगा आपका खंड नंबर आ और एक होगा खंड नंबर बा, ठीक है। खंड आ में आपके जो 48 टोटल जो है आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको टोटल 40 करने, क्योंकि 8 में एक वो जो होता है काव्यांश, वो चॉइस होता है। फिर खंड बी में आपके गद्यांश, काव्यांश आधारित क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, सफसंग व्याख्या, आदर्श लेखन, प्रतिवेदन, प्रश्न विज्ञापन, आ जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम आपकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से गद्यांश वाले एमसीक्यू की, काव्यांश वाले एमसीक्यू की, अंतरा जो काव्य खंड होता है, गद्य खंड होता है, इससे एमसीक्यू पूछा जाते दो, ठीक है। और अंतराल से एमसीक्यू पूछे जाते वो वाले, और अव्यक्ति माध्यम से जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि इस पेपर का बच्चों आपका ये जो खंड नंबर आ वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम इसमें समझ देंगे। बाकी बचेगा खंड नंबर वा, तो उसको मैं इसके पार्ट 2 में समझा दूंगा। वो वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक भी आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, पार्ट 2 लिख के एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करेंगे हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों अपने खंड नंबर आ के बारे में, ठीक है। अब खंड नंबर आ में आप देख सकते हैं वास्तु पर प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों हमारा गद्यांश पर आधारित एमसीक्यू के बारे में, और ये आएगा आपका 10 नंबर का। तो हम इसको गद्यांश को पढ़ेंगे। देखो हम पढ़ेंगे इसलिए ताकि आप इसे पढ़ें, फिर समझें और आप भी अपनी तरफ से आंसर करें। और आप सभी बच्चे मुझे बताना कि 40 में से अभी हम जो एमसीक्यू यहाँ पे करने वाले हैं, वीडियो के एंड में बताइएगा कमेंट में कि 40 में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर एकदम राइट दिया था, ठीक है। कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो कितने इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, कितनी तैयारी हो रखी है हिंदी के पेपर के लिए। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ, तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। सभ्यता की प्रगति के साथ ही चिंताजनक अवस्था भी उत्पन्न होती है। इस व्यावसायिक युग में उत्पादन की होड़ लगी हुई है। कुछ देश जिन्हें विकसित कहा जाता है उन्होंने बहुत बड़े बड़े उत्पादन कर लिए हैं। ऐसे देशों ने जो विकसित हैं उन्होंने धरती के मानव को शून्य करने के लिए उनको मारने वाले अस्त्र भी तैयार कर लिए, जैसे परमाणु हथियार हो गए, बड़े बड़े हथियार जो होते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर मानव ही इन लोगों के विनाश का कारण भी बनता जा रहा है, ठीक है। उसका एक समझदार समुदाय इस प्रकार की कल्पना मात्र से आतंकित हो गया है कि ना जाने किस दिन संसार इस विनाश लीला का शिकार हो जाए। क्योंकि देखो बहुत सी कंट्री के पास में बहुत बड़े बड़े परमाणु हथियार हैं। अगर किसी एक कंट्री के बीच में परमाणु युद्ध हो गया तो पूरी पूरी दुनिया से जो मनुष्य जाति है उसका नामो निशान मिट जाएगा, ठीक है। इतिहास साक्षी है कि आहत सी जीव प्रजातियां विभिन्न विभिन्न कारणों से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई हैं। यानी कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जीवों की, वो इन्हीं विकसित होने की वजह से, हम लोग जैसे विकसित करते जा रहे हैं ना, हम पर्यावरण को नाश पहुंचा रहे हैं, इससे वो विलुप्त होते जा रही है। बहुत सी आज ही क्रमशः विलुप्त होने की स्थिति में बहुत सी ऐसी हैं जो समाप्त होने वाली भी है। पर उनके मन में कभी अपनी प्रगति को नष्ट हो जाने की आशंका हुई थी या नहीं, हम नहीं मालूम कर सकते। क्या हमें जानवरों के बारे में पता है कि वो उनके अंदर कोई चिंता होगी या नहीं होगी, क्योंकि हम उनकी भाषा तो समझ नहीं पाते। शायद मनुष्य ऐसा पहला प्राणी है जिसमें अपना भविष्य देखने की थोड़ा बहुत शक्ति भी है। उसे पता है कि जैसे हम अपना विकास कर रहे हैं तो आने वाले समय में इसका क्या हाल होने वाला है, ठीक है। अन्य जीवों में शक्ति नहीं थी जो जानवर वगैरह थे। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह होती है कि सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। क्या जानवर चिंतित होते हैं? अगर चिंतित भी हैं तो क्या हम समझ पाते कि वो चिंतित है या नहीं है? आज हम आधुनिक विज्ञान और तकनीक के कारण मनुष्य जो है वो बहुत विकसित होता जा रहा है। उसी की कृपा से संसार के मनुष्य एक दूसरे के निकट आए हैं, जैसे कि इंटरनेट के द्वारा आए हैं, सबसे ज्यादा वैश्वीकरण के कारण आए हैं, ठीक है। और साथ ही उनके जो पुराने संस्कार हैं वो गलतफहमी पैदा करते हैं, ठीक है, लेकिन वो और साथ ही वो झगड़ते भी हैं। मनुष्य को निरोगी, दीर्घजीवी
और सुसंस्कृत बनाने के जो अनगिनत साधन वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनको ज्यादा टाइम अच्छी लाइफ के लिए, ठीक है, और सुसंस्कृत बनाने के लिए जो साधन वो बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी को पता है विकसित हो चुके हैं, तो आजकल तो खाना बनाने वाली मशीन तक भी आ चुकी है, रोटी बनाने वाली। आप गेहूं डालो एक मशीन में, उधर से आपको रोटी सिकी सिखाई मिल जाएगी। गेहूं के बाद में आटा पिसना, उसको गूंथना, लोई काटना, बेलना, सिकना, सब अपने आप हो जाता है। आजकल तो ऐसा विकास हो चुका है, ठीक है। आज अंधाधुंध प्रकृति के मूल्यवान भंडारों की लूट मचाकर आराम और संपन्नता प्राप्त कर रहा है ये हमारा मानव, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल भी परेशान नहीं है। वे यथा स्थिति भी बनाए रखना चाहते हैं और यदि संभव हो तो अपनी व्यक्तिगत, परिमार्जित व जातिगत संपन्नता अधिक से अधिक बढ़ा लेने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। यानी कि अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए, अधिक से अधिक पहचान बनाने के लिए, अपनी जाति को और ऊंचा उठाने के लिए परिश्रम करते रहते हैं। ऐसे खुशी लोग या सुखी लोग कह सकते हैं, ये मनुष्य का भविष्य है, ठीक है, मनुष्य का भविष्य जैसी बातों के कारण परेशान नहीं है। पर जो लोग अधिक संवेदनशील हैं और जाति को महानाश की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो इससे बहुत ही ज्यादा परेशान है, ठीक है। तो देखिए 1.5 मिनट में हमने इसे पढ़ लिया, 1.5 से 2 मिनट में आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा। अब आप इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से कर सकेंगे, इसलिए मैंने आपको पढ़ के बताया था। अब इससे क्या होगा कि आपकी 3 से 4 मिनट में प्रैक्टिस भी होगी अच्छी की, है ना। अब आप क्वेश्चन करिए, वर्तमान समय में चिंतनीय स्थिति क्यों उत्पन्न है, यानी कि चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे आधुनिक तकनीक का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता चला जा रहा है, साथ ही जो हमारी विज्ञान और तकनीक है इसका दुरुपयोग हो रहा है, आप सभी को पता है। मनास्त्रों का विशाल भंडार है तैयार किया जा रहा है, यानी कि जो लोगों को मारने वाले अस्त्र हैं, गोला बारूद, परमाणु बम, ये सारी चीजें। तो चिंतनीय स्थिति क्यों है बच्चों? चिंतनीय स्थिति है उपरोक्त सभी की वजह से, ठीक है भाई। आगे बात करेंगे, ये जो मनास्त्र होते हैं इनका भंडार दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि भाई आज के टाइम पे जो भी विकसित देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, वो अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं जो छोटे छोटे देश हैं उन पर, इसीलिए ये ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक का संसार पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना। आधुनिक विज्ञान का और तकनीक का संसार पर क्या प्रभाव पड़ा है? आज के टाइम पे आप विज्ञान टेक्नोलॉजी के मामले में देखेंगे तो हर एक कंट्री एक दूसरे से आगे निकलना चाहती है, जिसका मतलब क्या है कि आपसी प्रतिद्वंदता तेज हो गई है, आपस में जो कंपटीशन है विज्ञान तकनीक को लेकर वो ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से। उसके बाद कैसे लोग मानव जाति के भविष्य के विषय में परेशान नहीं है, ठीक है ना। कैसे लोग जो है वो मानव जाति के विषय में परेशान नहीं है। तो कौन लोग हैं ऐसे जो परेशान नहीं होते? वे लोग जो प्रकृति की अंधाधुंध उसकी कटाई करते जा रहे हैं, वनों को लूटते जा रहे हैं, मूल्यवान भंडार को खत्म करते जा रहे हैं, सिर्फ किस लिए? अपना विकास और संपन्नता को प्राप्त करने के लिए। देखिए एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे आपको कुछ एक आधा वर्ड हो सकता है कि मिस टाइप मिल जाए, क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है और पेपर जल्दी बनाना था, तो एक आधा वर्ड टाइप हो सकता है। जैसे ये गही की जगह यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो नहीं होना चाहिए था, है ना। अब देखिए पेपर में ही बनाता तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, इसीलिए, है ना। तो आप उनको मत ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न क्या है कि किस श्रेणी के लोग संसार के भावी विनाश, अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने की हुई है ना, तो वही चीज है मैं आपको समझाता चल रहा हूं, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो किस श्रेणी के लोग संसार के भावी विनाश, आवी यानी कि आने वाला भी हो सकता है ना, तो इसको लेके चिंतित है? कौन से लोग? धनी, निर्धन, संवेदन या फिर संवेदनशील या संवेदन शून्य। देखिए शील का मतलब जिनके अंदर संवेदना है, भावनात्मक है, तो कौन से लोग हैं? वो हैं बच्चों संवेदनशील। अब देखिए संवेदनशील का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर कोई मानवीय भावना ही ना हो, उसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सातवां क्या हुआ, सॉरी छठा है, जो देश अत्यधिक उत्पादन कार्य में संलग्न है उन्हें कहा जाता है। यानी कि जो देश ज्यादातर कार्यों में, उत्पादन वाले कार्यों में संलग्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिंपल सी बात, उन्हें क्या कहेंगे? विकसित देश ही कहेंगे ना, सिंपल सा, है ना। या फिर विकसित कहेंगे, विकासोन्मुख कहेंगे, या फिर उत्पादक राष्ट्र कहेंगे, तो उन्हें बोल देंगे विकसित देश, ठीक है, जो ज्यादातर उत्पादन का कार्य करते हैं। आगे, बदलते साधनों में मनुष्य को निम्नलिखित में से क्या बनाने में विशेष भूमिका नहीं निभानी पड़ी, ठीक है। तो क्या उसने ऐसा नहीं बनाया है जो यहाँ पे दिखाए गए? निरोगी, सुसंस्कृत, दीर्घजीवी या फिर निश्चिंत। तो सातवां है निश्चिंत, क्योंकि भाई जैसे जैसे मनुष्य साधन बनाते चले जा रहे हैं वो निश्चिंत नहीं है इस चीज को लेकर, क्योंकि उन्हें पता है भाई कि विकसित अभी और होंगे, तो जो आज हमने बनाया उससे बड़ा कल कोई और खोज ही देगा, है ना। विकास वाहक उपकरणों ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया? जो भी विकास करने वाले उपकरण हैं उन्होंने इनमें से क्या नहीं किया? तो भाई इन्होंने प्रदूषण को बढ़ाया है, मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न किया है, विकास के नाम पर उत्पादन जो है इसकी आंधी की दौड़ जो थी वो शुरू कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये हो जाता है कि लोग जो है
वो स्वार्थ रहित कर दिया है। देखो विकास अगर हो रहा है तो सिंपल सी बात है, क्या लोग अपने स्वार्थ को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, मतलब उनमें अभी भी स्वार्थ है। तो विकास के ऊपर हम क्या कहते हैं कि स्वार्थ खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, दीर्घजीवी में कौन सा समास है? देखिए दीर्घजीवी, दीर्घजीवी का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा देर तक या फिर ज्यादा सालों तक जिए, तो इसमें बोलते हैं कर्मधारय, ये कर्मधारय समास। और सबसे आखिरी, इसमें तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लगा सकते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? तो क्या दर्शाया गया है? महाविनाश की ओर अग्रसर मानव, मानव अपना विकास कर रहा है और वो महाविनाश की ओर जाएगा, तो ये तो दर्शाया गया है इसमें। यहाँ पे क्या राइट होगा? का वाला हमारा जो बच्चों है ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो 10 मिनट के अंदर हमारा एक जो पैसेज था इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत बढ़िया हो गई, आ गया समझ में इसी तरीके से। अब हम बात करेंगे अपने काव्यांश वाले की। देखिए इसमें से ना 2 काव्यांश आपको मिलेंगे 8-8 नंबर के। तो एक काव्यांश की जो बच्चों प्रैक्टिस है वो मैं आपकी करवा दूंगा और एक की आप चाहे तो खुद कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं इसको पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे पूरब चलने की बहुटी बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छिपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगिनत रह गए इस राह से उनका पता क्या, पर कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, ये निशानी मूक होकर बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने की बहुटी बाट की पहचान कर ले। और भी इसमें कुछ कुछ बातें दी हुई हैं, आप इसे पढ़िएगा। मेनली हमारे लिए जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। और यस, इसमें जो प्रश्न पूछे गए ना बच्चों, ये एकदम से ऐसे मान सकते हैं कि आपके थॉट बेस पर भी क्वेश्चन है। जैसे देखिए कि कवि ने किसे पथ की पहचान करने को कहा है? तो कवि ने ऐसा कौन सा पथ है जो हमें चुनना चाहिए? तो कौन सा? जीवन पथ पर आगे बढ़ने वाले यात्री को कहा है कि तू अपनी पथ की पहचान कर, उसको कहा है। ठीक है, अब ये जो जीवन की ओर आगे बढ़ने वाला पथ है बच्चों, इसकी क्या निशानियां होती हैं? क्या ये उजली है, मौन है, स्पष्ट है या फिर अस्पष्ट है? तो सिंपल सी बात है, इस पथ की निशानियां कैसी हैं? ये मौन है। ठीक है, जीवन का पथ की निशानियां कैसी हैं? मौन होती हैं। ठीक है, के बाद में देखते हैं तीसरा क्या है कि इस राह पर चलते हुए यात्रा को सरल बनाने का तरीका क्या है? यानी कि जब आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर चलते हैं तो आप इनमें से ऐसा कौन सा तरीका चुनते हैं जो सही लगता है? तो हम कौन सा तरीका चुनते हैं? स्वयं की समझ से सोच विचार कर अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हमें जो भी चाहिए तो पहले हम समझते हैं, सोचते हैं, अपना विचार करते हैं, तभी ना हम कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने सोचा होगा, समझा होगा, तभी ना वीडियो पे क्लिक किया होगा इसको समझने के लिए, है ना? तो वही चीज है। ओके, अब फोर्थ क्या है? यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोल रही है, तो ये क्या है? इसमें विरोधाभास भी है और इसमें मानवीकरण भी है। यानी कि इसमें आपका खा और गा वाला जो है ना ये राइट है, मतलब घा वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि विरोधाभास भी इसमें है कि मूक होकर भी बोल रही है, तो विरोधाभास हो गया। मानवीकरण क्या है? मूक होकर बोल रही है, यानी कि एक निर्जीव से सजीव वस्तु में परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, चौथा समझ गए। अब पांचवा क्या दिया हुआ है कि सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो प्रयत्न करना बिल्कुल अनिवार्य है, परिश्रम करना अनिवार्य होता है, सत्य बोलना ये भी अनिवार्य है। क्या आपकी सुंदरता मायने रखती है कि आप एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, आप एक अच्छे पढ़ाकू बच्चे बनेंगे, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे? क्या ये डिपेंड करता है आपके लिए? अब ऐसा तो नहीं कि आप वो जो सौंदर्य वाले, ब्यूटीफुल वाले वो जो कंपटीशन है तो उसमें जाएंगे, भूल जाओ, क्योंकि ऐसी हमारी शक्ल नहीं हम लड़कों की, है ना? तो ये सौंदर्य जो है ना, ये आपकी सफलता का एक तत्व नहीं है। ओके, नाउ इसकी बात करते हैं कि कवि ने किस बात के लिए मना किया है? तो कवि ने क्या अच्छाई बुराई के विषय में सोचने के लिए मना किया है, सोच विचार में अत्यधिक समय व्यर्थ करने के लिए, असंभव मार्ग को छोड़ने से, अपनी आयु के अनुरूप प्रयत्न करने से? तो कवि ने मना किया किसके लिए? सोच विचार में अत्यधिक समय नष्ट करने से। देखो हम भी जब पढ़ाई करने बैठते हैं, नॉर्मली आपके साथ भी होता है, जब पढ़ाई करने बैठते तो हम सोचते रहते हैं यार मुझे ये चैप्टर तो आता है, ये नहीं पढ़ूंगा, अच्छा ये भी आता है, इसमें आधा आता है, चलो इसे बाद में पढ़ लेंगे, ये भी आता है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो आप सोचते ही रहते हो। और एक उधर वो बंदा है जो सोचा नहीं, बस पहले तो अपने दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे बस बैठ के यही पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, बैठा है, जब तक आप सोचेंगे वो एक चैप्टर निपटा चुका होगा। ठीक है ना? आपने यूपीएससी का मोटिवेशन लाइन सुना होगा कि जब तुम खेल रहे हो उस समय कोई और पढ़ रहा होगा और जब वो तुमसे मिलेगा वो तुमसे जीत जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब तुम खेल रहे हो उस समय कोई ना कोई पढ़ रहा होगा और जब तुम उससे मिलोगे वो तुमसे आगे निकल जाएगा। ठीक है ना? तो ये कुछ लाइंस हैं, इसे आप याद रखिएगा। ओके, बहुटी या बटोही जो भी है, इसका अर्थ क्या होता है? बहुटी है वैसे तो मिस्टेक है इसमें,
तो बहुटी का मतलब होता है बच्चों एक यात्री, बहुटी यात्री को बताया गया। एंड द लास्ट काव्यांश का क्वेश्चन है, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। इससे कवि क्या कहना चाहता है? तो इससे कवि कहना चाहता है कि कुछ लोगों के स्मरणीय व अनुकरणीय कर्म किए गए, यानी कि कुछ लोगों ने ऐसे कदम, ऐसे काम किए हैं, ऐसे कर्म किए हैं जिसे आज हम याद रखते हैं। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उन्हें आज हम भी याद रखते हैं। आपने कविता सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोल के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये भी क्या दर्शाते हैं? ये वही तो दर्शाते हैं। और भी ऐसी बहुत, जैसे राजगुरु है, ठीक है, राजगुरु क्रांति जी थे, और सुभाष चंद्र बोस आजाद, और भी ऐसे बहुत क्रांतिकारी, उनकी जो आज के टाइम पे आप कविताएं सुनते हैं वो स्मरणीय है, ठीक है ना। अब अगर कोई अगर क्रांतिकारी बनना चाहता है तो वही तो बोलता है, अरे बड़ा आजाद सिंह बना फिरता है तू, अरे बड़ा बड़ा सुभाष चंद्र बोस बनता फिर रहा है तू, है ऐसे कुछ तो बोलते हैं ना उसको, जब हम ताना मारते हैं, अरे जा तू क्या समाज में लेके आएगा, अरे तू क्या गांधीवादी विचारों पे चलने वाला है, ऐसे ही तो बोलते हैं ना उसको। तो यही चीज है। ओके, चलिए अब दूसरे काव्यांश को आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैंने आपको दो तो समझा दिए, तो इतनी प्रैक्टिस इनफ है आपके लिए, ठीक है। बाकी आप इसकी चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहे तो पढ़ लेना इसे, ठीक है। हम बात करेंगे सीधा आप तीसरे वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज बताना। अभी हम देखो 5 नंबर की आपकी अभिव्यक्ति माध्यम हो जाती है। मैं देखो टोटल बता देता हूँ, 40 में से जो 18 नंबर है ये तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें से निकल जाए, तो टोटल बचते हैं अब हमारे 22 नंबर। तो अब आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना 22 में से आपने कितने मार्क्स के सही आंसर दिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करेंगे आपकी किताब वाले जो आपके एमसीक्यू होते हैं इसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरुआत करेंगे, आप सभी आंसर दीजिएगा। तो पहला है बच्चों कि दिए गए प्रश्न है आपकी अभिव्यक्ति माध्यम किताब से, उससे 5 नंबर। देखिए प्रश्न क्या है कि किसी भी दृश्य का संक्षिप्त शैली में वर्णन करना, उसकी भाषा का, उसके कौशल का, उसकी कल्पना शक्ति का, शब्दों पर अधिकार आदि के आधार पर प्रस्तुत को डैश कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आसान तरीके से समझेंगे। ये एक परिभाषा है, कैसी परिभाषा कि ये जो है ये संक्षिप्त शैली में लिखा जाता है, जिसकी भाषा जो है, वो कौशल जो है, कल्पना शक्ति जो है, शब्द जो है, इस पर अधिकार के आधार पर जो हम प्रस्तुति करते हैं। तो क्या ये दृश्य लेखन होता है, पटकथा होती है, कथा या फिर सिनेमा होती है। तो अब आप एक चीज देखो, क्या आप कभी पटकथा देखते हैं, कथा देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो उसमें आपको संक्षिप्त शैली मिलती है? नहीं मिलती। भाषा कौशल, कल्पना शक्ति, शब्दों पर अधिकार मिलता है? नहीं मिलता। तो ये सिर्फ मिलता है दृश्य लेखन पे। क्यों भाई? क्योंकि दृश्य लेखन आप स्वयं करते हैं, तो आपकी उसमें अपनी शैली होती है, संक्षिप्त बहुत ही छोटी भाषा में आप उसे समझाते हैं, आपकी अपनी भाषा, अपना कौशल होता है, आप अपनी उसमें टिप्पणी दे सकते हैं, अपनी कल्पना कर सकते हैं, ये चीजें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है बच्चों। इसमें एक साथ आपके 3 क्वेश्चन आप समझ लीजिए हैं, जैसे 3 नहीं 4 से 5 में आपको समझाऊंगा। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, भारत में जो पत्रकारिता है इसके संबंध में टोटल 4 क्वेश्चन अब आपको समझाऊंगा। जैसे भारत में जो पत्रकारिता थी बच्चों, इसकी शुरुआत हुई थी 1780 में। कब हुई थी? 1780 में। किसके द्वारा की गई थी बच्चों? जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा की गई। और कहां से शुरू हुई थी? बंगाल गजट से शुरुआत हुई थी, ठीक है, बंगाल गजट से। अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी का साप्ताहिक सबसे पहला पत्र कौन सा है, तो उत्तंड मातंड। क्या नाम है? उत्तंड मातंड, ठीक है। तो भारत में पत्रकारिता के बारे में आपको क्या क्या पता चल गया? 1780 में पत्रकारिता की भारत में शुरुआत होती है, जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा की जाती है, और कहां से? बंगाल गजट से। ओके, 3 क्वेश्चन समझ गए। अब यहाँ ये वाला जो प्रश्न है बच्चों, इसमें आपके एक साथ 7 से 8 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। जी हाँ बच्चों, एक साथ 7 से 8 एमसीक्यू। इसीलिए मैंने आपसे बोला था आप वीडियो तक पूरा एंड तक देखना, बढ़िया तैयारी होगी आपकी एमसीक्यू, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको एमसीक्यू बताऊंगा। देखो, सिनेमा का जो आविष्कार है इसका श्रेय जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को। पहला, बिल्कुल ठीक है। 1894 में फ्रांस में सबसे पहली जो फिल्म थी द अराइवल ऑफ ट्रेन, ये बनी थी, ठीक है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे पहले मूक फिल्म थी ये 1913 में राजा हरिश्चंद्र के द्वारा बनाई गई थी। सॉरी, राजा हरिश्चंद्र नाम था फिल्म का, बनाई गई थी दादा साहब फल्के के द्वारा। 1931 में सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी थी, ठीक है। अब आइए समझिए यहाँ पे जो आपके एमसीक्यू बनते हैं उसके बारे में। देखिए सबसे पहले एमसीक्यू क्या बनेगा, सिनेमा का जो आविष्कार है बच्चों, इसका श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय जाता है बच्चों थॉमस अल्वा एडिसन को, ठीक है। आपका पहला एमसीक्यू कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे एक साथ आपके 3 एमसीक्यू। क्या? सबसे पहले जो फिल्म थी वो कहां बनाई गई थी? फ्रांस में बनाई गई थी। कब बनी थी? 1894 में।
फिल्म का क्या नाम था जो सबसे पहले बनाई गई थी? उसका नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। 3 एमसीक्यू कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए, एक साथ होगी शुरुआत आपके 4 एमसीक्यू की, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले मूक फिल्म कब बनी थी? तो 1913 में। किसने बनाई थी बच्चों? दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाई गई थी। फिल्म का क्या नाम था? फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। 3 है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोला जाए कि सबसे पहली जो बोलती फिल्म है, यहाँ पे आपके अब 2 एमसीक्यू कंप्लीट होंगे, ठीक है। सबसे पहली जो बोलती फिल्म थी, इसका नाम क्या था? आलम आरा। कब बनाई गई थी बच्चों? 1931 में। तो आपने देखा 4 3 7 2 9 1 10 एमसीक्यू आपको एक ही में मैंने समझा दी, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो वीडियोस आती हैं ना आपके लिए, आप उन्हें बड़े ध्यान से देखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि ना जाने आप कब कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ के चले जाए। यहाँ पे जो हमें ये दिया हुआ, ये सारे के सारे आपके सही हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर गा वाला जो है ना, ये राइट हो जाएगा। अब आपको सिनेमा के बारे में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यही से आप इतना याद रख लेना, ठीक। अगला चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि अंग्रेजी के शब्द जिसे हम बोलते हैं स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्ले यानी कि पटकथा। तो याद रखिएगा, पटकथा को हम क्या बोलते हैं? दूसरे शब्द में स्क्रीन प्ले बोलते हैं। तो पटकथा का इनमें से कौन सा अंग होता है? ठीक है, पटकथा। पटकथा में बच्चों एक पात्र होता है, यानी कि नायक और नायिका यानी कि प्रतिनायक होते हैं, उसके द्वंद्व होता है, टकराहट होती है, और उसके बाद समाहान होता है। इसमें अलग अलग घटना स्थल होते हैं, उपरोक्त सभी। बिल्कुल ठीक है भाई, कि जो स्क्रीन प्ले होता है, इसमें जितने भी घटक दिए जाते हैं, पात्र, नायक, प्रतिनायक, द्वंद्व, टकराहट, समाधान, अलग घटना स्थल, ये सभी ठीक है। तो हमारा घा वाला राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर घा राइट हो जाएगा। अब ये प्रश्न बहुत ही अच्छा से आप सभी को आता होगा, जो पत्रकारिता होती है हमारी, इसका जो मूल तत्व है वो कोई क्या होता है? क्या है मूल तत्व इसका? जिज्ञासा, विविधता, उपयोगी जानकारियां, या फिर उपरोक्त सभी। तो पत्रकारिता का बच्चों जो मूल तत्व है, आप किसी पत्र को क्यों पढ़ेंगे? जब आपको उसके अंदर जानने की जिज्ञासा है। और जिज्ञासा कैसे आती है? नई नई बातों से, नई नई चीजों को देखने से, नए नए जो टॉपिक्स होते हैं उनको ऐड करने से। तो जिज्ञासा ही पत्रकारिता के मूल में होती है, ठीक है भाई। तो ये आपके 5 क्वेश्चन तो हो गए अभिव्यक्ति और माध्यम वाले। आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में है हमारे सामने एक काव्यांश। इस काव्यांश को पढ़ के हमें देने क्वेश्चन के आंसर, जो कि आपके 6 नंबर का, ठीक है। क्या है? मगध है तो शांति है, कोई चीखता तक नहीं, इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए, मगध में व्यवस्था रहनी चाहिए, ठीक है ना, रहनी ही चाहिए। तो ये मगध के बारे में है, जो कि हस्तक्षेप आपकी जो कविता है वहां से लिया गया। अब आइए क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। पहला प्रश्न बच्चों हमारे सामने ये है, कविता में जो मगध है ये किसका प्रतीक है? राजसत्ता का, लोगों का, अच्छाई का, या फिर बुराई का? तो मगध जो बच्चों वो किसका प्रतीक है? ये एक पॉलिटिकल जो एक व्यवस्था होती है उसका, यानी कि राजसत्ता का प्रतीक है, ठीक है, राजसत्ता। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कवि के अनुसार राज्य जो सत्ताएं हैं ये क्या नहीं चाहती है? तो राज्य सत्ताएं क्या नहीं चाहती हैं? कि अपनी तारीफ सुनना, भाई ये तो चाहती हैं, हर एक पॉलिटिकल लीडर चाहता है मेरी तारीफ हो। वो अपना अच्छा काम करना भी चाहती हैं और निरंकुश रहना भी चाहती है, कोई अंकुश ना लगाए और सभी उसके काम को अच्छा बोले। अब जो राज्य सत्ताएं नहीं चाहती हैं वो होता है बच्चों अपने कार्यों की आलोचना। क्यों भाई? क्योंकि क्या कोई भी पॉलिटिकल जो लीडर है वो अपने कार्य की आलोचना करवाना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। इसलिए क्या मतलब होगा? इसीलिए हमारा जो है ये खा वाला हो जाएगा, अपने कार्यों की आलोचना ये नहीं चाहती है राज्य सत्ता, ठीक है। आगे तीसरा क्वेश्चन, मगध में लोग क्यों नहीं चीखते, यानी कि मगध में लोग क्यों नहीं बोलते हैं? तो वो इस डर से नहीं बोलते हैं क्योंकि जो राज सत्ताएं हैं बच्चों वो नहीं चाहती हैं कि वो बोले कुछ, ठीक है। के बाद अब ये जो बहुत ही बड़ी विडंबना है बच्चों, कि ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन जहां पे कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है, तो वहां पे कौन हस्तक्षेप करेगा? तो कविता ये जो हस्तक्षेप है इसमें कौन हस्तक्षेप करता है? क्या कोई बालक, कोई बच्चा, कोई स्त्री, या फिर कोई मुद्दा? आप कहेंगे यहाँ पे व्यक्ति का तो नाम ही नहीं है क्योंकि वो हस्तक्षेप करता ही नहीं है। तो बालक, बच्चा, स्त्री, मुद्दा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मगध में या फिर वो जो राज्य सत्ता होती है उसमें हस्तक्षेप करता है? तो वो करता है मुद्दा। क्यों भाई? क्योंकि जो बालक है, बच्चा, स्त्री, पुरुष है, वो तो सब डरे हुए हैं, राज सत्ताएं चाहती ही नहीं है कि भाई ये हस्तक्षेप करे आके, है ना। कोई छींकता तक नहीं, इससे कवि का क्या आशय है? कोई छींकता तक नहीं। छींकना एक क्या है? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सही नहीं होता, ठीक है। तो छींकना इन द सेंस कि असंतोष प्रकट करना, यानी कि कोई भी राज्य सत्ता के प्रति अपने असंतोष को प्रकट नहीं करता है, इसी को बोलते हैं कोई छींकता नहीं, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन क्या है,
कवि के अनुसार मगध में शांति कैसे हो सकती है? कवि जो है वो ये कहता है कि जो राज्य सत्ता है वो क्या चाहती है कि शांति कैसे स्थापित होगी। ठीक है, लोगों के बोलने से, लोगों के चुप रहने से, चीखने चिल्लाने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। वो कैसे शांति होगी स्थापित बच्चों? लोगों के चुप रहने से ही शांति स्थापित होगी। ठीक है, तो खा वाला हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया ना, जो मगध वाला आपकी हस्तक्षेप कविता है इसके एमसीक्यूज। ओके, नाउ अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसे भी हम पढ़ेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। देखिए, ये गद्यांश वाला है, चैप्टर वाला है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती डिवरियों भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती। दबेड़नुमा झोपड़ियों में झुककर घुसना पड़ता था, झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्टे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थी। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था। ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसी मन में फंसे दुश्चिंताएं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी। जहां सब कुछ अनिश्चित था, मानो अभी भी इस भट्टे की जिंदगी के साथ में तालमेल नहीं बैठा पाई थी। बस वो सुखिया की जिद के कारण ही यहाँ पे आई हुई थी। ठीक है ना, यानी कि आपकी जो खाना बदोश कहानी है उससे ये लिया गया। अब खाना बदोश आपकी जो कहानी है, इसमें खाना बदोश शब्द का क्या मतलब है? क्या ये वे लोग होते हैं जो एक जगह टिक्का नहीं रहते? ये खाना बनाने का अर्थ होता है, या फिर खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं, या फिर झोपड़ी में लोग रहते हैं? तो देखो, खाना बदोश बेसिकली क्या होते हैं? खाना प्लस में बदोश, दैट मीन्स जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? जो एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं। ठीक है, अगला, भट्टे के मजदूर शाम के समय कहाँ रहते थे? क्या वो गांव में चले जाते थे, दबेड़नुमा झोपड़ियों में चले जाते, शहर में, या फिर अपने अपने पक्के घरों में? तो देखो भाई, गांव वहां पे होता नहीं था, ठीक है, बड़ा सा शहर था ही नहीं, शहर था तो वो वहां पे रहते नहीं थे, पक्के घर थे नहीं उनके पास में, तो क्या था उनके पास में? उनके पास में थी दबेड़नुमा झोपड़ियां, जहाँ पे ये शाम होते ही चले जाया करते थे, यानी कि अपने घर में चले जाते, झोपड़ियों में चले जाते। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। भाई जसदेव कौन था? तो आप सभी को पता जसदेव कौन था? क्या ये मुक्ता सिंह का बेटा था, सुखिया और मानो का बेटा था, भट्टे पर काम करने वाला एक ब्राह्मण लड़का था, सूबे सिंह का बेटा था? कौन था भाई जसदेव? तो जसदेव है बच्चों, ये भट्टे पर काम करने वाला एक ब्राह्मण लड़का था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जसदेव ने मानो के हाथ से रोटी खाने के लिए क्यों मना कर दिया था? क्योंकि जसदेव ब्राह्मण था और वो नीचे जाति की, इसीलिए खाने से मना कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, इसमें आपका ना एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? खाना बदोश ये जो हमारी कहानी है, इसमें आज के समाज की ऐसी कौन सी समस्या है जिसे निम्नलिखित में से रेखांकित किया गया है? तो आज समाज में जाति भेदभाव कायम है, ये भी इसमें बताया गया है। ठीक है, मजदूर वर्ग का शोषण होता है, मानव सुखिया और वो जो क्या बोलते हैं जसदेव हो गया, ये आ जाते हैं। ठीक है, समाज में स्त्रियां जो है सुरक्षित नहीं है, जैसे किशनी है और मानव है। ठीक है, और ये दोहरे शोषण का शिकार होती हैं। तो ये सभी समस्याएं जो हैं खाना बदोश से निकलकर आज हमारे वर्तमान समाज में हम इन्हें देख पाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे घा वाला जो हमारा ऑप्शन है ना, ये राइट हो जाएगा। अब आप कहोगे सोचिए 2 नंबर का प्रश्न कैसे? तो प्रश्न देखो, क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में ऐसे पूछा जाएगा कि खाना बदोश कहानी में आज की कौन कौन सी समस्याओं को रेखांकित किया गया है। तो आप क्या बता देंगे? आप बता देंगे जो यहाँ पे बाकी के पार्ट दिए हुए इसके बारे में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन घा राइट हो जाएगा। ओके, आगे सूबे सिंह भाई कौन था? ठीक है, सूबे सिंह कौन था? भट्टे का मालिक था, शहर की कारोबारी करने वाला बंदा था, गांव का मुखिया था, या फिर अस्कर का पिता था? तो सूबे सिंह कौन था बच्चों? ये भट्टे का मालिक हुआ करता था। कौन था? ये भट्टे का मालिक था। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है? उपरोक्त कथनों को भट्टे के साथ में तालमेल नहीं बैठा पाया था। उपरोक्त कथनों में ऐसा कौन सा है जो भट्टे के साथ में तालमेल नहीं बैठा पाया था? वो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन का आंसर है, ये मानो थी, जो अपना जो बेसिकली तालमेल है भट्टे के साथ में नहीं बैठा पाई थी। ठीक है, सिंपल सा कंप्लीट हो गया। चलिए, तो एक बार आप चाहें तो इन क्वेश्चन के आंसर को दोबारा देख सकते हैं जो यहाँ पे मैंने बताया। खाना बदोश का अर्थ होता है जो एक जगह टिक कर नहीं रहते। भट्टे के मजदूर दबेड़नुमा झोपड़पट्टी में शाम के टाइम चले जाते थे। जसदेव भट्टे पर काम करने वाले एक ब्राह्मण लड़का था। खाना बदोश जो कहानी है, इसमें उपरोक्त सभी समस्या को दर्शाया गया है। सूबे सिंह भट्टे का मालिक है और भट्टे के साथ में जो तालमेल नहीं बैठा पाता वो मानव होती। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ेंगे। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, और ये प्रश्न है आपकी जो सेकंड वाली किताब है अंतराल, उसके संबंध में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है समझिए। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, रानीपुर बाजार में टैस की दुकान पर बैठकर मकबूल का सारा ध्यान ड्राइंग पेंटिंग पर रहता था। यानी कि रानीपुर बाजार में वो जो जहाँ पे दुकान पे बैठता था, जिसको देखिए उसने घूंघट ओढ़े, मेहतरानी और पैंच वाली पगड़ी, बकरी, इन सभी के वो चित्र बनाया करता था। ठीक है,
तो ये दुकान किसकी थी? क्या ये दुकान उसके चाचा मुराद अली की थी, चाचा कायम अली की थी, या फिर चाचा बेंद्रे साहब की थी? किसकी थी ये दुकान, जहाँ पे वो रानीपुर बाजार में बैठकर ये सब किया करता था? ठीक है, ये दुकान किसकी थी बच्चों? चाचा मुराद अली की। ठीक है, किसकी थी? चाचा उसके जो थे मुराद अली, उनकी थी। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें बस मुझे एक चीज समझ में नहीं आई बच्चों कि लीक, इसका शब्द मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन इसका जो आंसर है आपकी किताब में जो इसके आसपास घूम रहा है वो मैं आपको समझा दूंगा। हुसैन को लीक से हटाकर चित्रकार बनाने में किसका सबसे अधिक सहयोग है? लीक की एक हम ये भी कह सकते हैं कि जब उसका मन नहीं लगता हो किसी चीज में, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी आंसर जो है कि चित्रकारी बनाने में किसने ज्यादा सहयोग लगाया था, तो वो ये था बच्चों, उसके पिता ही थे। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। अब एक आपके जो चैप्टर है आवारा मसीहा वाला, उसमें एक कथन है क्या? जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है। यह कथन किसने कहा है? ठीक है, जो रुदन यानी कि जो संवेदनाएं होती, भावनाएं होती है, उसके विभिन्न रूपों को पहचानता है, वो कोई साधारण बालक हो ही नहीं सकता है। तो पहले तो आप ये समझो कि ये कथन किसके लिए कहा गया है। ठीक है ना, किसके लिए कहा गया है? तो ये कथन कहा गया था बच्चों शरत के लिए। किसके लिए? शरत चंद्र के लिए। किसने कहा था? ये कहा था अघोरनाथ के मित्र ने। इसने अघोरनाथ के मित्र ने कहा था शरत के लिए। ये एक ऐसा छोटा सा बच्चा जिसको अभी ज्यादा समझ भी नहीं होनी चाहिए, इसे रुदन यानी कि जो भावनाएं हैं उसका ज्ञान है, तो ये बच्चा कोई साधारण नहीं है इसलिए। ठीक है, अब आइए आगे समझिएगा शरत चंद्र के बारे में, उसका जो बचपन था इसके बारे में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, हमें इस पर विचार करना है और आगे बढ़ना है। क्या कथन दिए गए हैं शरत चंद्र के बचपन के बारे में? सबसे पहला तो ये, शरत चंद्र को बचपन में ना वो जो साहित्य हुआ करता था वो बहुत दुखदाई लगता था। शरत चंद्र ऐसा बताते हैं अपनी आत्मकथा में भाई कि मुझे साहित्य अच्छा नहीं लगता था। उन्हें विद्यालय में जो सीता वनवास, चारु पाठ ये पढ़ाए जाते थे वो मजबूरी में पढ़ा करते थे। ठीक है, अब जब इंटरेस्ट है नहीं, दुखी लगता है, तो सिंपल सी बात है जब कोई परीक्षा होगी तो ये बता भी नहीं पाएंगे, तो पंडित जी के द्वारा परीक्षा लिए जाने पर इनको मार भी पड़ती थी। जैसे आपने ये चीज मैंने बहुत फील की बच्चों, जब मैं पढ़ता था गांव में तकरीबन 2010 या 11 के आसपास में, मैं हाँ 2010 या 11 के आसपास में तीसरी चौथी क्लास में। ठीक है, अब ढंग से तो डेट भी याद नहीं है, तो हम गांव में ऐसे ही पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल था। ठीक है, उस टाइम पे 50 रुपए फीस लगती थी एक महीने की। सोचो अभी से 10 से 12 साल पहले 50 रुपए फीस लगती थी। ठीक है, तो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे हम, घर से बोरी लेके जाते थे, वहीं पढ़ते थे आराम से बैठ के। तो वही चीज है कि जब परीक्षा होती थी तो मार तो खानी पड़ती थी, छोटे थे तो इतना पढ़ने में मजा आता नहीं था। लेकिन अब देखिए, अब आपके सामने हम किस तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वही चीज है। जैसे शरत चंद्र है तो उसे भी साहित्य बचपन में दुखदाई लगता था, लेकिन आगे चल के ये साहित्य के एक महान व्यक्ति भी बन जाते हैं। ये क्या है, ये कहते थे कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भाई साहित्य का ना कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी बातें हैं। मतलब क्या भाई, शरत चंद्र के बचपन के बारे में आपको ये सारी की सारी बातें, भा वाला जो पार्ट है ये राइट है आपका। ठीक है, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो दिस पेपर इज कि मकबूल के पिता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मकबूल के पिता के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है कि बेटे का उसका दाखिला बोर्डिंग में करवाया, बेटे की चित्रकारी की प्रतिभा नष्ट कर दी, ये तो सही नहीं है। काफी गुस्से वाले थे, सही नहीं है। उसके जो बेटा था उसके कला की उसको नुकसान पहुंचाया, पहचान नहीं थी उसे कला की, ये भी गलत है। मतलब क्या है सर? मतलब सिंपल सा है कि मकबूल के पिता के बारे में हमारा जो पहला वाला ही कथन है कि बेटे का दाखिला उसने बोर्डिंग स्कूल में करवाया, बस यही वाला राइट है। ठीक है बच्चों, वेल यहाँ पे हमारा आज का पेपर हो जाता है कंप्लीटली खत्म। ओके, और आई होप बच्चों कि आप सभी को जो आज का पेपर है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखिए जितना हो सकता है मेरी तरफ से मैंने आपको समझाया। बाकी अभी जो है हमारा दूसरा पार्ट बच जाता है। कौन सा दूसरा पार्ट है हमारा? यहाँ पे भी वर्णात्मक प्रश्न वाला। तो इसके लिए बहुत ही जल्द, ठीक है ना, इसके लिए बहुत ही जल्द पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा, जिसका वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से जाके उसको जरूर से देखें और अपनी तैयारी अच्छे से जरूर करें। ठीक है, बाकी आप सभी को आज की ये वाली जो वीडियो है बच्चों, ये कैसी लगी आप हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आपको जो मैंने समझा वो समझ में आया नहीं। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से अपने पेपर की तैयारी कर सकें। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट आपके हिंदी के एग्जाम के लिए। बाकी अभी वीडियो तो आएगी आपकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।